हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 68। आज हमारा लेक्चर नंबर 68 है। इसके अंदर जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आर्टिकल 129 है, मतलब 129, 129। और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो ये आर्टिकल जो है वो सेक्शन बन जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 114, 114। ठीक है, तो आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। इसकी बेरीडिंग कुछ इस तरह होगी कि हमारे पास है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कि कोर्ट जो है ना वो कुछ हकीकतों को प्रिज्यूम कर सकती है। अब वर्ड प्रिज्यूम क्या है, मतलब एक्सेप्ट करना विदाउट वेरिफिकेशन। मतलब कुछ ऐसी हकीकतें होती हैं जिनको कोर्ट जो है ना वो बिना किसी वेरिफिकेशन के जो है, बिना किसी कंफर्मेशन के उनको दुरुस्त समझती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड। मतलब कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर सकती है, कोर्ट उसको दुरुस्त तस्लीम कर सकती है जो कि आम तौर पे जो है समझा जाए, ठीक है, जिसके बारे में सोचा जाए कि ये ऐसा हुआ होगा। ठीक है, रिगार्ड बीइंग हेड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, जो कि आम तौर पर, ठीक है, आम तौर पर कुदरती तौर पर जो होता हो, ह्यूमन कंडक्ट, जो कि आम तौर पर इंसान का जो कंडक्ट होता है, रवैया होता है, एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, और जो आम लोगों का जो हमारे पास बिजनेस है, कारोबार है, या फिर किसी और किसी हमारे पास जो आम जो बंदे होते हैं, पब्लिक होते हैं, उनका जो कारोबार, या फिर कोई प्राइवेट किसी शख्स का कारोबार जो होता है आम तौर पर, कि वो कारोबार क्या होता है। एक आम पब्लिक का कारोबार और किसी शख्स का कारोबार आम तौर पर, मतलब डेली रूटीन की तरह क्या होता है, उसको कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर सकती है इन दियर रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस। किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो उसको कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। इसको आपने जो है बार बार पढ़ना है, तभी आपको समझ में बात आएगी। ये बेसिकली जो आर्टिकल है ये हमारे पास है 129, ये बेस करता है एक लीगल मैक्सियम पर। किस पर? लीगल मैक्सियम। ठीक है, जो लीगल मैक्सियम मैंने लेक्चर के अंदर, लेक्चर सीरीज के अंदर रख दिया है, वो लीगल मैक्सियम ये है कि ओमिना प्रेज्यूमेटर राइट एसे एक्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल थिंग्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी राइटली डन, मतलब सब चीज़ें जो है सही तरीके से की गई हैं। आ रही बस मुझे, यहाँ तक बात क्लियर है? ये आपको बात समझ में आई है? इसके बाद हम इलस्ट्रेशन पे जाएं। आर्टिकल 129 जो है ये समझ में आया है या नहीं, मतलब कोर्ट कुछ ऐसी हकीकतों को सच समझ मान सकती है, मतलब उसको कंफर्म तस्दीक जो है तस्दीक शुदा मान सकती है, जो कि आम रूटीन में हो, मतलब होता है। अरे बस समझ में, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब चले जाते हैं हम इसके इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन हमारे पास ए से लेकर आई तक इलस्ट्रेशन है, और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशन भी हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, ये क्या हमारे पास बात करता है ये, तो मतलब ये जो इलस्ट्रेशन है और इलस्ट्रेशन के एक्सेप्शंस भी हैं वहाँ पर। ठीक है, प्रोविजंस भी उसके मौजूद हैं। तो पहले हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, या फिर इलस्ट्रेशन जैसा कि ए इलस्ट्रेशन है तो उसका इलस्ट्रेशन ए ही सामने हम देखेंगे, उसका एग्जाम्पल ही देखेंगे। ठीक है, जैसे आप कहें तो वैसे पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से जो ए पढ़ें तो उसका ए वहाँ से हम पढ़ लें। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, पहले ए पढ़ लेते हैं। That a man who is in possession of stolen goods soon after the theft। ठीक है, मतलब ये क्या कहता है कि कोई शख्स है जिसके पास चोरी की जो है चोरी की चीज़ें जो है वो उसके कब्ज़े में मौजूद है, बिल्कुल चोरी के बाद। ठीक है, जैसे चोरी हुई उसके बाद, इज आइदर द थीफ और हैज़ रिसीव द गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ये या तो फिर ये तो चोर है, या फिर ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें खरीद करता है। अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजीशन, जब तक वो
अपने पास जो ये रख के बैठा है उसका कोई हिसाब नहीं देता, तब तक इसको मान लिया जाएगा कि ये चोर है। तो पहले हम ये सारे पढ़ लेते हैं ए से लेकर आई तक, उसके बाद वो पढ़ लेंगे हम उसको कनेक्ट करके, ठीक है। दैट, या फिर पढ़ लेते हैं हम पहले इलस्ट्रेशन ए से लेकर ए का ए तक। देखें ये देखा हुआ आपने, पढ़ेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो पूरा पढ़ने के बाद, ए पूरा इलस्ट्रेशन पढ़ने के बाद फिर आप ये पढ़ेंगे यहाँ तक, ठीक है। बट द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू सच फैक्ट्स इज द फॉलोइंग in considering whether such maximums do or do not apply to the particular case before it। कोर्ट जो है, कोर्ट को ये भी ध्यान में रखना है कि वो जो मैक्सिमम है, लीगल मैक्सिमम, वो इन सूरतों पर वो अप्लाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोर्ट ये जो प्रिज्यूम करेगी, ठीक है, मतलब कोई शख्स चोरी की प्रॉपर्टी रख के बैठा है या फिर जानबूझ के चोरी की प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, तो मान लिया जाएगा कि वो चोर है। क्या मान लिया, क्या प्रिज्यूम करेगी कोर्ट कि वो चोर है, थीफ है, ठीक है। मगर कोर्ट इस बातों को भी ध्यान में रखेगी। कौन से, इलस्ट्रेशन ए, ठीक है। एज टू इलस्ट्रेशन ए, अ शॉपकीपर हैज इन हिज टिल मार्क्ड रुपी सून आफ्टर इट वाज स्टोलन। एक कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, वो अपने दुकान के अंदर एक तिजोरी रखी हुई है, ठीक है। हमारे पास क्या है, टिल, TILL, टिल मीन्स तिजोरी, ठीक है। तिजोरी होती है और स्ट्रॉन्ग बॉक्स फॉर होल्डिंग कैश, मतलब एक पुराने ज़माने में बहुत वजनी बॉक्स हुआ करते थे, इसी तरह, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो उसके अंदर उसके पास वो निशान लगे हुए पैसे मौजूद हैं, ठीक है, जो कि चोरी के हैं, ठीक है। एंड कैन नॉट अकाउंट फॉर इट्स पोजीशन स्पेसिफिकली, और उसके जो कब्जे में है ये जो पैसे, ठीक है, उसका कोई ख़ास तौर पर हिसाब किताब नहीं है। बट इज़ कंटिन्यूली रिसीविंग रुपीज़ इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, पर ये आम तौर पर जो पैसे जो ये रिसीव करता है, जो वसूल करता है, ये उसका एक आम रूटीन है, डेली रूटीन है, वो डेली का उसका कारोबार है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये बात भी कोर्ट को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चले जाते हैं हम इलस्ट्रेशन बी पर। इलस्ट्रेशन बी क्या बात करता है, इलस्ट्रेशन बी बात करता है कि हमारे पास दैट एन अकॉम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, मतलब कोई भी अकॉम्प्लिस है ना, वो जो है अनवर्दी है, गैर मुस्तैक है, ठीक है। आरी वैसे मतलब जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब वो जो अपना कुछ कैसा भी क्रेडिट दे, ठीक है, मगर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट को प्रिज्यूम करना है कि उसको नहीं करना चाहिए। अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, जब तक उसको कोरोबोरेट ना किया जाए मटेरियल पर्टिकुलर्स के अंदर। अब मटेरियल पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, मटेरियल्स मीन्स हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, और पर्टिकुलर मीन्स स्पेसिफिक, जब तक कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स ना आ जाए, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन बी का देख लेते हैं। यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन बी है, ठीक है। एज टू इलस्ट्रेशन बी, यहाँ पर ये बी के हैं दो हमारे पास, एक ये भी बी का है और ये भी बी का है, ठीक है। अ पर्सन ऑफ द हाईएस्ट कैरेक्टर, कोई शख्स ऐसा है जिसकी बहुत बड़ी इज्जत है, इज ट्राइड फॉर काजिंग अ मेन्स डेथ बाय एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस इन अरेंजिंग सर्टेन मशीनरी, जिस पर चार्जेस है किसी शख्स को मारने की, किसी इंसान को मारने की, जब वो मशीन सेट कर रहा था, जब वो मशीनें लगवा रहा था अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में, या कहीं पर भी वो मशीनरी लगा रहा था, तो उसकी जो नेग्लिजेंस थी उसकी वजह से वो शख्स जो है उस शख्स की डेथ हुई थी, ठीक है। बी, अ पर्सन ऑफ इक्वली गुड कैरेक्टर, और एक शख्स बी है, ठीक है। यहाँ पर दो पर्सन थे, कोई एक ए था, ठीक है, वो बड़ा हाईएस्ट जो है कैरेक्टर का था, और दूसरा बी था, ठीक है। इसने अपनी मशीनरी लगाते वक्त जो है किसी की क्या कर ली थी, डेथ, किसी की डेथ हो गई थी, किसी पर्सन की, मिसाल तौर मिस्टर एक्स की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बी क्या है, बी बिल्कुल जैसा ए का, ए की इज़्ज़त शान शोहरत, ठीक है, जितना रुतबा है, जितना
ए जितना नाम वाला है इतना ही बी जो है उतना ही उसका नाम है, मतलब इक्वली है गुड कैरेक्टर में। हु आल्सो टुक पार्ट इन द मैन अरेंजमेंट, उसने भी उस अरेंजमेंट में उसने भी हिस्सा लिया था, मतलब जैसा कि दोनों पार्टनर हो सकते ए और बी, ठीक है। डिस्क्राइब्स प्रिसाइजली व्हाट वाज डन, ठीक है। बी जो है ना वो आकर कोर्ट में बयान करता है बहुत ही शार्ट, बहुत ही मखसूस तरीके से, ठीक है। प्रिसाइजली बहुत मतलब शार्ट और अच्छा बयान करता है, ठीक है। एंड एडमिट्स एंड एक्सप्लेन्स द कॉमन केयरलेसनेस ऑफ ए एंड हिमसेल्फ, और आके बयान करता है, ठीक है, और इस बात को तस्लीम करता है और वाज़ेह तौर पर बताता है कि ए और मेरी आम तौर पर हमारी जो गफलत होती है ना, जो निग्लिजेंस होती है ना, केयरलेसनेस, वो होती है, ठीक है। तो अब ये बी ने जो बयान दिया है ना, इस बी के बयान पर जो है तसली जो है हमारे पास प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि ए जो है ए भी बी जैसा है, ठीक है। तो फिर ए को बी जैसा ठहराने के लिए बी को ठोस सबूत लाने पड़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन दूसरा है वो भी बी से रिलेटेड है, ठीक है। अ क्राइम इज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स ए बी एंड सी, 3 of the criminals are captured on the shop and kept apart from each other। कोई जुर्म हुआ है, ठीक है, कोई मतलब किसी को कत्ल किया गया या किसी किस्म का कोई जुर्म हुआ है, ठीक है। वहाँ पर ए बी और सी तीनों जो है तीनों में से मिलकर किसी ने किया है, ठीक है, तीनों ने किया है, ठीक है। 3 of criminals are captured on the shop and kept apart from each other, तीनों को एक दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्टेड, कैप्चर्ड मीन्स अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। और तीनों को अलग अलग रखा गया है, ठीक है। ईच गिव्स एन अकाउंट ऑफ द क्राइम implicating D, and the accounts corroborate each other in such a manner as to render previous concern highly improbable। अब तीनों के जो अलग अलग तरीके से जो बयान लिए गए, ठीक है, मतलब तीनों के जो है यहाँ पर क्या लिए गए, बयान लिए गए, ठीक है। और उनमें से जो नतीजा जो निकलता है, इम्प्लीकेटिंग जो निकलता है तीनों की, वो डी निकलती है। मतलब ये ए बी और सी तीनों कहते हैं कि ये जुर्म जो है डी ने किया है, ठीक है। आ रही बस समझ, और इसका कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं देते, ठीक है, इसको कोरोबोरेट नहीं देते, ठीक है। मतलब प्रीवियस जो कंसल्ट है इन सब की वो हाईली इम्प्रूवेबल है, मतलब नाकाबिले यकीन है, ठीक है। तो फिर उसको प्रूव तो करना है लाजमी। आ रही बस समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इलस्ट्रेशन सी देख लेते हैं हम। यहाँ पर इलस्ट्रेशन बी हो गया हमारा, बी के वो भी हमने एक्सेप्शन भी देख ली। अब सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन सी क्या बात करता है। इलस्ट्रेशन सी, इलस्ट्रेशन सी बात क्या करता है, दैट बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इंडोर्स आर endorsed was accepted or endorsed for good consideration, कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको एक्सेप्ट किया गया है, उसको तस्लीम किया गया है, उसको इंडोर्स किया गया है, तस्लीम किया गया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल वाकई वो तस्लीम किया गया है, उसको कबूल किया गया है, ठीक है, गुड कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। ये प्रिज्यूम किया जा सकता है, मतलब कोई एक्सेप्ट करता है कोई बिल ऑफ एक्सचेंज तो वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो उसने वाकई किया है गुड कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। मगर अब इसकी इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन सी देख लेते हैं हम, ठीक है। इलस्ट्रेशन एज टू सी, ये क्या बात करता है। ए द ड्रायर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कितनी पार्टी होती हैं, 3 पार्टी होती हैं, ड्रायर, ड्राई, ठीक है, और पाई। वाज अ मेन ऑफ बिजनेस, ये कोई ड्रायर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है, वो मतलब बिजनेस मैन है, ठीक है, मैन ऑफ बिजनेस मतलब कारोबारी शख्स है, ठीक है। बी द कैरेक्टर, बी द एक्सेप्टर, द बी द एक्सेप्टर वाज अ यंग एंड इग्नोरेंट पर्सन, मतलब वहाँ पर एक बी भी है जो कि बहुत यंग लड़का है, ठीक है, और बहुत ही इग्नोरेंट है, मतलब बेपरवाह है, ठीक है, जिसको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है।
आ रही बस समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर कंप्लीटली अंडर एज इन्फ्लुएंस, जो कि मुकम्मल तौर पर ए के इन्फ्लुएंस के अंदर है, ठीक है, ए के इन्फ्लुएंस के अंदर है। तो फिर ये प्रिज्यूम लगाना बड़ा मुश्किल है कि जो बी ने जो एक्सेप्ट किया है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, ये उसने हमारे पास सोच समझ के किया है, फ्री विल से किया है, ऐसा नहीं प्रिज्यूम किया जा सकता। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं इलस्ट्रेशन डी पर। इलस्ट्रेशन डी क्या बात करता है? इलस्ट्रेशन डी बात करता है दैट अ थिंग or state of things which has been shown to be in existence within a period shorter than that within which such things or states of things usually cease to exist is still in existence। मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमेशा रहती है, हमेशा मौजूद ही रहती है, मगर कुछ वक्त के लिए वो मौजूद नहीं है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो क्या उसको समझा जाएगा कि मौजूद नहीं है? नहीं, उसको समझ लिया जाएगा कि वो मौजूद है। देखा सुना आपने, ठीक है। दैट अ थिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स विच हैज़ बीन शोन टू बी इन एग्जिस्टेंस, जिसको दिखाया जाए, जिसको जाहिर कर दिया जाए कि ये हमेशा ये मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल सिंध में, हमारे पाकिस्तान के अंदर सिंधु दरिया है, तो सबको पता है वो वहाँ पर ही मौजूद है, कहाँ जाएगा वहाँ से, ठीक है। अगर कोई ऐसा अचानक कोई फ्लूड आ जाए, कोई ज़िलज़िला आ जाए, वहाँ से टूट जाए, फट जाए, उसका रूट चेंज हो जाए, वो अलग बात है आर्थिक तौर पर, मगर वहाँ पर दरिया तो था, ठीक है, वहाँ पर ही है, ठीक है। shown to be existent within a period shorter than that within which such things or state of things usually cease to exist। आ रही बात समझे? इसकी मीनिंग ये भी हो सकती है कि अगर कोई चीज़ को दिखाया गया है छोटे से पीरियड के लिए कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, आ रही बात समझे, जो कि हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए जो दिखाया गया है, एग्जिस्ट विद इन अ पीरियड शॉर्टर देन that within which is things or states of things usually cease to exist is still in existence। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कोई चीज़ है ऐसी, ठीक है, जो हमेशा मौजूद हो, कोई चीज़ हो, कोई स्टेट ऑफ थिंग्स हो, मतलब कोई भी हो, मतलब रोड रास्ता है, कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रोड है जो मौजूद हो वहाँ पर, मगर कुछ वक्त के लिए वहाँ पर मौजूद ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रोड नहीं था, मतलब मान लिया जाएगा कि यहाँ पर रोड है, ठीक है। तो इसका इलस्ट्रेशन हम डी देख लेते हैं वहाँ से, एज टू डी। ये क्या बात है? इट इज प्रूव दैट अ रिवर रन इन अ सर्टेन कोर्स 5 years अगो, कि 5 साल पहले को यहाँ से दरिया चलता था, ठीक है, आरी बात है। बट इट इज नोन दैट देयर हैव बीन फ्लूड्स सिंस दैट टाइम विच माइट चेंज इट्स कोर्स, कि ये मतलब ये तो मतलब वहाँ से फ्लूड्स आया था वहाँ पर, ठीक है। बट इट इज़ नोन, पर ये जाना गया, मान लिया गया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिसकी वजह से उस दरिया ने अपना जो रुख जो है वो मोड़ लिया था। आ रही बात समझिए? तो फिर वहाँ पर ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डी, अब ई पर चले जाते हैं। ई क्या बात करता है? ई बात करता है दैट जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड, कि कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम करेगी विदाउट वेरिफिकेशन कि जुडिशियल जो काम होते हैं ना, मतलब जो अदालतों के जो काम होते हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट्स के जो ऑफिशियल काम होते हैं, वो आम तौर पर किए जाते हैं, ठीक है, रेगुलरली परफॉर्म होते हैं। देखा कभी आपने, कभी किसी की शिकायत की? ये नहीं, कभी किस्मती को किसी की आके शिकायत करता है कि ये काम नहीं कर रहा, हमारा काम नहीं कर रहा, मगर रेगुलरली तो काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हम इलस्ट्रेशन ई की देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन ई, ये इलस्ट्रेशन हमारे पास ई है, ठीक है। तो अ जुडिशियल एक्ट द रेगुलरिटी ऑफ विच इज इन क्वेश्चन वाज परफॉर्म्ड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस, मतलब जो जुडिशियल जो अदालतों के जो काम होते हैं, ठीक है, रेगुलर के अंदर जो रोज़ाना बुनियाद पर वो तो किए जाते हैं, मगर कोई ऐसा कोई काम जो है
एक्सेप्शनल मतलब पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेशली, स्पेशल हालात के अंदर अगर किए जाए, ठीक है, तो फिर वो तो हमारे पास प्रिज्यूम नहीं करेगी कोर्ट, उसके लिए तो कोर्ट एविडेंस मंगवाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इलस्ट्रेशन एफ देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन एफ क्या बात करता है? इलस्ट्रेशन एफ बात करता है दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज़ बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसेस। मतलब जो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, वो मान लिया जाएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो ऐसे ही होता है, ठीक है। आइए इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम। एफ, इलस्ट्रेशन एफ क्या कहता है? एज टू इलस्ट्रेशन एफ द क्वेश्चन इज वेदर अ लेटर वाज रिसीव्ड। सवाल ये है कि क्या कोई जो है खत है वो रिसीव हो चुका था या नहीं। इट इज़ शोन टू हैव बीन पोस्टेड। अब ये यहाँ पर ये दिखाया गया, ये जाहिर कर दिया गया कि वो तो पोस्ट कर दिया था हमने, वो तो हमने वहाँ से सेंड कर दिया था। अब रिसीव हुआ या नहीं वो अलग बात है, हमने सेंड कर दिया था। बट द यूजुअल कोर्स ऑफ द पोस्ट वाज इंटरप्टेड बाय डिस्टर्बेंसेस। मगर जो आम तौर पर जो पोस्ट का जो हमारे पास काम है ना, वो क्या होता है, उसको इंटरप्टेड बाय द डिस्टर्बेंसेस, मतलब उसको मुश्किलात का सामना आता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा गांव है दूर दराज, मतलब बहुत दूर है गांव है, ठीक है, उसको शहर आने तक बहुत बड़ी जो है ना हमारे पास टाइम लगता हो, बहुत मुश्किल से आते हों शहर तक, ठीक है। तो फिर मतलब हमने तो वहाँ से सेंड कर दिया था, अब रिसीव हुआ या नहीं वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर इंटरप्टेड होती है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारी मुश्किलात होती है, उस वजह से पता नहीं रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ये हमारे पास यूजुअल कोर्स है, तो फिर वहाँ पर कोर्ट प्रिज्यूम नहीं कर सकती है कि वहाँ पर रिसीव हुआ या नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। एफ, एफ के बाद अब पढ़ेंगे हम इलस्ट्रेशन, एफ के बाद जी पढ़ेंगे। जी क्या कहता है हमारे पास? दैट एविडेंस विच कुड बी एंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड वुड इफ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पर देख लें, कोई ऐसी गवाही है जिसको पेश करनी चाहिए थी मगर पेश नहीं की। इफ प्रोड्यूस्ड, अगर बाद में पेश की जाती है, बी अनफेवरेबल, तो फिर वो जो है क्या है, उसका वो फेवर नहीं करेगी उस शख्स को। टू द पर्सन हु विथहोल्ड्स इट, जो उस चीज़ को अपने पास रखता हो, उस जो शख्स उसको विथहोल्ड कर रहा था, उसको कोई मतलब फेवर नहीं देगा, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसका देख लेते हैं हम जी का इलस्ट्रेशन। जी का इलस्ट्रेशन, जी का क्या बात करता है? अब मेन रिफ्यूजेज, जी देख रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना हम इलस्ट्रेशन क्या किस तरह पढ़ रहे हैं। अब मेन रिफ्यूजेज टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट विच वुड बियर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्मॉल इम्पोर्टेंस ऑन विच ही इज स्यूड। कोई एक शख्स है जो कि इनकार करता है कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए, ठीक है, जिन पर इसको जो है हमारे पास इसके ऊपर जो केस दाखिल किया गया हो, ठीक है, मतलब छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हो, मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। बट विच माइट आल्सो इंजर द फीलिंग्स एंड रिपुटेशन ऑफ हिज फैमिली। अगर वो शख्स वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर दे कोर्ट में जिसकी बुनियाद पर इसको जो है हमारे पास क्या किया गया है, इसको इसके ऊपर जो सूट फाइल किया गया है, इसके ऊपर केस दाखिल किया गया है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स ये कोर्ट में पेश कर दे तो इसके जो हमारी फैमिली है, इसका जो ख़ानदान है, उसके रिपुटेशन को नुकसान हो सकता है। आ रही बस है वो कैसे? फॉर मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई ए है, ठीक है, बी के साथ एग्रीमेंट करता है। मिसाल मैं आपको कैसा दूँ एग्रीमेंट, कैसा एग्जांपल दूँ? ए बी पर कोई केस फाइल करता है, किस लिए कि ए और बी के दरमियान ये मुआहदा हुआ था क्या, कि ए जो है, ए को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो बी ने कहा मैं आपको पैसे देता हूँ, ठीक है, मगर आप मुझे इन पैसों के बदले अपनी कोई प्यारी चीज़ देंगे। फॉर एग्जांपल बी ने डिमांड कर ली कि आप मुझे अपनी बहन देंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मिसाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर ये इस पर सूट करेगा। फॉर एग्जांपल इसने किसी
हमारे पास ए के जो ए का जो घर है उसमें से किसी जो इसके घर में कोई फीमेल्स है उसकी डिमांड कर लेता है, और इन दोनों के दरमियान जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स रिड्यूस हो जाता है राइटिंग के अंदर। ठीक है, अब एक फाइल कर लेता है इस पर केस कि हम मेरा और इसके दरमियान जो सूट फाइल हुआ था वो हमारे पास एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, इनके ऊपर, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल इसने पैसे तो लिए थे उधार, ठीक है, मगर इसने कुछ और अपना कीमती सामान भी वहाँ पर गिरवी रखवाया था। ठीक है, तो बी ने कहा अगर आप मुझे ये शर्त मेरी पूरी नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे ये आप नहीं लेकर आएंगे मेरे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ की डिमांड कर दे जो कि हमारे पास नामुनासिब हो, ठीक है, जो हमारे रिलीजन या फिर हमारे जो फीलिंग्स हैं या फिर हमारे जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, ठीक है, ऐसी डिमांड वो रख ले। ठीक है, मतलब उसने ए से फ़िलहाल तो वो गिरवी रख लिए थे पैसे, मगर बाद में उसने डिमांड अंदर लिख ली थी ऐसी। अब ए ने केस फाइल कर लिया बी पर कि बी बी का मैं पैसा वापस दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, मेरा सामान बी से वापस दिया जाए। तो फिर अब बी के पास जो एग्रीमेंट है ना वो एग्रीमेंट बी कोर्ट में कैसे पेश करे, ठीक है, कि इसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई। अगर ये पेश करता है तो बी के ख़ानदान की बदनामी होगी। ठीक है, अब जी एच देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, अब देख लेंगे हम एच। एच क्या बात करता है, एच बात करता है that if a man refuses to answer a question which he is not compelled to answer by law, मतलब किसी शख्स कोई शख्स अगर इनकार कर देता है जवाब देने से जो कि कानून के अंदर बताया गया हो वादे तौर पे कि वो उसको उससे जवाब लेने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इफ़ गिवन अगर वो जवाब दे देता है, द आंसर इफ़ गिवन अगर वो जवाब दे देता है वुड बी अनफेवरेबल टू हिम, तो फिर वो उसके लिए क्या रहेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम चले जाते हैं आगे, इलस्ट्रेशन एच देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन एच ये आ गया, ठीक है। A man refuses to answer a question to which he is not compelled by law to answer। अब ए जो है कोई भी शख्स है एक, वो इनकार कर देता है जवाब देने से जिसको कानून के अंदर छूट दी गई हो कि आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको मजबूर नहीं किया जाएगा इस सवाल के जवाब को देने के लिए, बट द आंसर टू इट माइट कॉज लॉस टू हिम इन मैटर्स अनकनेक्टेड विथ द मैटर इन रिलेशन टू विच इट इज आस्क्ड। मगर अगर ये इस बात का जवाब दे दे तो वो जवाब जो है ना वो इसको बहुत बड़ा नुकसान देगी। ठीक है, मतलब ये जो मैटर है, ये मैटर, इस मैटर से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। ठीक है, जो सवाल इससे पूछा गया है उस सवाल का अगर ये जवाब दे दे तो फिर इसके लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल ए ने बी पर केस फाइल किया कि बी ने मुझसे 1 करोड़ रुपए लिए थे, अब मुझे वापस दिए जाए। ठीक है, तो फिर ए ने वाकई बी को पैसे दिए थे, ठीक है, मगर बी का वकील कोर्ट में ए से ये सवाल करता है कि ए साहब, मिस्टर ए साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जो है हमेशा ऐसे गरीब लोगों को या ऐसे मालदारी लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को आप परेशान करते रहते हैं और आप ये झूठे मुकदमे या झूठे केस वगैरह फाइल करते हैं। अगर ये जवाब दे देते हैं हाँ, ठीक है, तो फिर ये इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। मगर कोर्ट में कहीं नहीं लिखा गया, किसी कानून में नहीं लिखा गया कि ये इसका जवाब दे, इस सवाल का जवाब दे हाँ, ठीक है, ये जवाब इसको इनकार भी कर सकता है। ठीक है, आ रही बस समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम इलस्ट्रेशन आई पर। इलस्ट्रेशन आई क्या बात करता है, that when a document creating an obligation is in the hands of the obliger, the obligation has been discharged। अब यहाँ पर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है इस बात को कि फॉर एग्जांपल when a document creating an obligation is in the hands of the obliger, फॉर एग्जांपल ए ने कोई बॉन्ड्स दिया बी को,
ठीक है, बी से पैसे लिए ए ने, ठीक है, कितने लिए, 1 करोड़ रुपए लिए, कितने, ठीक है, 1 करोड़ रुपए लिए, और बी को बॉन्ड दे दिया। यहाँ तक बात क्लियर है, थोड़ा सा समझे आप बात को, ठीक है। मगर वो बॉन्ड जो ए ने बी को दिया था पैसों के बदले, वो बॉन्ड ए के पास आ गया, ठीक है, ओरिजिनल बॉन्ड ए के पास है। तो अब कोर्ट समझेगी द ऑब्लिगेशन हैज बीन डिस्चार्ज, के जो जिम्मेदारी थी ए पर पैसे वापस करने की, उस बॉन्ड को लेने के लिए 1 करोड़ जो लिए थे वो 1 करोड़ वापस करता और वहाँ से उससे बॉन्ड लेता, वो इसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ठीक है, ये कोर्ट समझेगी, ठीक है। मगर इसकी एक्सेप्शन भी है, आई देख लें आप, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, अ बॉन्ड इज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्लिजर। अब जो बॉन्ड जो है ना, वो ऑब्लिजर मतलब जो देने वाला शख्स था, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसने दिया था, ए ने दिया था बी को, ठीक है, और बी से 1 करोड़ रुपए लिए थे, ठीक है, 1 करोड़ रुपए लिए थे, ए ने बी को बॉन्ड दिए थे और बी से 1 करोड़ रुपए लिए थे, ठीक है। मगर अब बॉन्ड जो है वो ए के पास है, किसके पास है, ए के पास है। अब बात क्या है, बट द सर्कमटेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट ही मे हैव स्टोलन इट, मगर अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हो सकता है ये जो बॉन्ड ए ने बी को दिया था वो ए ने बी से चुरा लिया है, ठीक है। ये सवाल भी पैदा हो सकता है, ये सर्कमटेंसेस आ सकते हैं। तो फिर इस सूरत में कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगी कि ये जो हमारे पास इसकी ऑब्लिगेशन जो है वो डिस्चार्ज हो गई है, मतलब बॉन्ड ओरिजिनल इसके पास आ गया, तो इसका मतलब है अब इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगी। अगर ये कहता है कि ये सब कुछ गुड फेथ में हुआ है या फिर सब कुछ जो है वो उसने मुझे वापस दिया है, मुझसे पैसे लिए हैं, तो फिर ए को साबित करना पड़ेगा ये बात। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं कोशिश करूँगा पूरी कि मैं आपको समझा सकूँ इस बात को। थैंक यू सो मच।